मस्जिद के इमाम से सियासत में आना, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मोहतरम, आप खुद जेपीसी में थे, मैंने सवाल किया था। इस मस्जिद की एक तारीख रही है कि इसमें मौलाना आज़ाद ने भी नमाज अदा की है। जो आजम खां साहब रामपुर से सांसद रहे हैं, तो आपके उनके साथ में किस तरह के तालमेल थे? देखिए, पीटीए का फार्मूला माननीय अखिलेश यादव जी ने जी बनाया है। आपके द्वारा कोई ऐसा कदम जो रामपुर के लिए उठाया गया हो? वक्त वो सदका होता है जो बाकी रहने वाला होता है, जी, जिसे सदका जारिया कहते हैं। जो पार्टी विपक्ष में होती है सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज करती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, जिसको आप क्रिटिसाइज करते हैं? हमने रोड के लिए माननीय नितिन गडकरी जी को एप्लीकेशन दी है। जी, सत्तारूढ़ पार्टी के ऐसे नेता जो आपको पसंद हो या जिसके वर्क से आप संतुष्ट हो? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने जेपीसी में मेरा नाम पेश किया। विपक्ष का कोई नेता रहा हो, गले में हाथ डाल कर आ रहे हैं और एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, तो ये हमारे देश की और जमहूरियत की एक खूबसूरती है। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने मस्जिद के इमाम से लेकर और लोकसभा के मेंबर होने तक का सफ़र पूरा किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब का दासट टॉक पर। बहुत शुक्रिया। आप एक मस्जिद के इमाम थे, पार्लियामेंट की मस्जिद के आप इमाम हैं, दीन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर ये पार्लियामेंट का सफ़र ये कैसे हुआ? देखिए, बज़ाहिर ये कुछ जो मसाजिद दूर होती हैं या अलग अलग इलाक़ों में होती हैं, तो उनका और सियासत का और ख़िदमत खल्क़ का जो सबसे अहम ज़रिया सियासत है मेरी नज़र में, उनमें एक राब्ता कम होता है बज़ाहिर। लेकिन इमामत ख़ुद एक ख़िदमत खल्क़ का एक ज़रिया है जो दीन के ज़रिए से किया जाता है, मज़हब के ज़रिए से किया जाता है। दरहक़ीक़त वो एक ख़िदमत का ही एक काम है। लेकिन ये जो मस्जिद है, पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद, जिसे आज़ादी से पहले मस्जिद कौंसिल हाउस कहा जाता था। अच्छा। और आज भी पुराने कागजात में इसको मस्जिद कौंसिल हाउस, इसलिए कि पुरानी पार्लियामेंट की जो इमारत है, अब तो नई इमारत पार्लियामेंट की बन गई, लेकिन पुराना जो पार्लियामेंट हाउस जो गोल इमारत है उसको कौंसिल हाउस कहा जाता। ये मस्जिद कौंसिल हाउस के नाम से दर्ज है। और इस मस्जिद में जो लोग फ्रीडम फाइटर थे, उनमें मौलाना आज़ाद तो सफ़े अव्वल के लोगों में से थे, तो वो भी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। जितने नवाबीन थे, रजवाड़े थे, और वही कौंसलर बने थे। वो जो इलेक्शन हुए थे, पहला और दूसरा इलेक्शन, प्रीवी काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, उसमें जितने भी कौंसलर चुने गए थे, ख़ास तौर पर मुस्लिम्स, वो सब नमाज के लिए आते थे। और उस दौर में, आज़ादी के से पहले के दौर में और आज़ादी के वक्त दौर में, समाज बटा हुआ नहीं था। तो उसमें एक ये फ़र्क ही नहीं था कि इबादत की वजह से या मस्जिद में जाने की वजह से कोई किसी को कम या ज़्यादा समझे, बल्कि जो है वो लोग खुशी खुशी से मस्जिद भी आते थे और बैठते थे, मशवरा करते थे। नमाज के वक्त में मुसलमान नमाज अदा करते थे और हिंदू भाई और हिंदू लीडर जो थे उस वक्त, वो अपने बैठे रहते थे मस्जिद में, इंतज़ार करते थे अपने भाइयों का नमाज पढ़ने का। तो इस मस्जिद का मॉडर्न इंडिया में कह सकते हैं आफ्टर फ्रीडम भी एक अहम रोल रहा है, इसलिए कि बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी ने इस मस्जिद में सजदा किया है और दुआएं मांगी है। मोहिबुल्लाह साहब, आपको कितना वक्त हो गया इस मस्जिद की इमामत करते हुए, और आपने किस किस सदस्य ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है? देखिए, मैं यहाँ लास्ट 20 ईयर्स से इमाम हूँ। और मैं जब पहली बार यहाँ नमाज के लिए आया और नमाज पढ़ाई, मैंने पहली ईद की जो नमाज थी उसमें प्रेसिडेंट मरहूम APJ अब्दुल कलाम साहब नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद में 10 साल तक हामिद अंसारी साहब, हमारे उपराष्ट्रपति रहे देश के, वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते रहे। और इस मस्जिद में नजीब रज़ाक साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, उन्होंने भी मेरी मौजूदगी में आकर नमाज़ पढ़ी, पीछे नमाज़ पढ़ी उन्होंने। मासिर मोहम्मद ने, जनरल इशाद ने, ज़ियाउल हक मरहूम ने, मामून अब्दुल क़य्यूम साहब ने, और अफ़गानिस्तान के जो सदर बुरहानुद्दीन साहब थे, सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी साहब थे, उन्होंने भी नमाज़ें यहाँ अदा की हैं। इसके अलावा अरब ममालिक से भी
दुबई के और दूसरे हजरात भी जो है वो यहाँ पर नमाज के लिए आते रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था इसमें, मतलब आप मस्जिद के इमाम किस तरह से चुने गए थे? देखिए, इस मस्जिद, चूँकि ये मस्जिद बड़ी अहम जगह वाक़ई थी, जी। इसलिए हमसे पहले जो पेशरो इमाम साहब थे, क़ारी इदरीस साहब मरहूम, उनको पार्टीशन के टाइम उनके वालिद पाकिस्तान चले गए थे, जी। लेकिन मौलाना आज़ाद ने क़ारी इदरीस साहब को यहाँ रोक लिया था और उनके वालिद साहब से कहा कि आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को इस मस्जिद के लिए यहाँ रोक। तो आज़ादी के बाद से ही 48 और 48 से ही वो इमाम थे, बड़े कम, और 2005 तक वो इमाम रहे। 16 जनवरी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद इस मस्जिद में इमामत के लिए शीला जी CM दिल्ली थी, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में ये मस्जिद आती है, और चौधरी मतीन साहब MLA थे और चेयरमैन थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के। तो उस टाइम में एक पूरी कमेटी बनाई गई, अखबार में ऐलान दिया गया, एडवर्टाइज किया गया, और एक कमेटी के ने इंटरव्यू लिया, उसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए इस मस्जिद की इमामत के लिए। लेकिन इंटरव्यू के ज़रिए से हमारा सिलेक्शन जो है, इस इंतखाब इस मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। आप किसी सिफारिश से या किसी सोर्स से यहाँ पर इमाम नहीं नियुक्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जी। अल्लाह के फजल करम से और सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन से। जी। मस्जिद के इमाम से सियासत में आना, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? समाजवादी पार्टी ही आपने क्यों चुनी सियासत के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दर हकीकत कोई भी शख्स एक ज़िंदगी के एक मरहले में एजुकेशन जब हासिल करता है, मैंने इस्लामिक एजुकेशन हासिल की नदवतुल उलमा लखनऊ से, और उससे पहले भी छोटे इदारों में, जो रामपुर में जामिया फुरकानी रामपुर से मैंने हिफ्ज़ किया, फिर कुछ अरसे संभल में भी मैंने तालीम हासिल की, इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद आला दीनी तालीम के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से मैंने आलमियत की। उसके बाद फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन किया और MA इस्लामिक स्टडीज़ किया, और फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से B.Ed भी किया। तो ये सब सफ़र जो है वो तालीमी सिलसिले चलते रहे। लेकिन चूँकि मैंने सबसे पहले हिफ्ज़ किया और आलमियत की, तो वो इसी नीयत से की कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, जी। उनको सही दिशा दिखाएंगे कि उनके मालिक ने इस दुनिया में उनको जो भेजा है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और समाज की नफ़े के लिए, और वो अपने आप को प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर, पैगाम रहमतुल लिल आलमीन जो है उस पर चल सकें। जी। तो बेसिकली इमामत भी एक खिदमत है, और इस मस्जिद में जो नियत थी हमारी आने की वो भी यही थी कि अब, लेकिन इस मस्जिद की चूँकि खूबी ये थी कि यहाँ पर जो नमाजी आते हैं उनमें अक्सर सियासी रहनुमा होते हैं अब भी, और कांग्रेस पीरियड में भी और उससे पहले भी अजीम लोग यहाँ आते रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि मौलाना आज़ाद भी यहाँ आए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने भी नमाज अदा की है, मरहूम सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब को तो इस मस्जिद से एक तरह का इश्क था। अच्छा। कि वो हर जुमा वक्त सदर होने के बावजूद भी इसी मस्जिद में अदा करते थे। जी। तो उन्होंने फिर ये वसीयत भी की कि मेरी कब्र भी इस मस्जिद के पहलू में बनाई जाए। चुनाचे मस्जिद के उस खारजी पहलू, खारजी हिस्से में उनकी और उनकी अहलिया बेगम आबदा साहिबा की कब्र भी ताहाल मौजूद है। तो यहाँ पर जो लोग अपने कामों के लिए आते थे तो मुझसे भी जिक्र करते थे कि फ़लाँ MP से हम ये काम के लिए आए हैं। तो जो आदमी मस्जिद में ही खिदमत खल्क़ के लिए बैठा, उसके अंदर भी एक दाइया पैदा होता था, एक ख्वाहिश बेदार होती थी कि ये काम छोटे छोटे काम है, इनके लिए अवाम इतना परेशान क्यों है। जी। किसी की सिफारिश करनी है, किसी का हक जानते हुए उसकी पैरवी करनी है, किसी के ऊपर ज़्यादती हो रही है उस ज़्यादती को रोकना है, या कोई अपने ज़िले के लिए एक अच्छी स्कीम को लाना है। तो इसमें जब मैं देखता था लोगों के इस परेशानी को, तो मेरे अंदर ये दाइया पैदा होता था कि काश एक मुझे भी अल्लाह मौका दे तो मैं भी इस तरह से लोगों की खिदमत कर सकूं। तो ये इत्तेफाक हुआ अल्लाह की तरफ से कि समाजवादी पार्टी के सदर जनाब अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की और उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो आएँ हमारी पार्टी में और आप खिदमत करें लोगों की। और आप रामपुर से हैं, आपकी जड़ें रामपुर में हैं, आपने रामपुर से पढ़ा भी है इब्तिदा में, तो आप रामपुर
कि लोगों की खिदमत करें और रामपुर की तरक्की में अपना हिस्सा दें, तो हमें खुशी होगी। अच्छा, इमामत से और आप राजनीति में आए, तो उस लाइफ में और इस लाइफ में क्या फ़र्क देखते हैं आप? कुछ चेंज आया आपकी ज़िंदगी में? नहीं, कोई चेंज नहीं आया, जी, बल्कि बड़ा अच्छा ये है कि एक इमामत एक ऐसी खिदमत की एक इबादत है। जी, आवाम की खिदमत करने के लिए भी इसमें 5 बार कोई लीडर अपनी आवाम के दरमियान इस तरह नहीं आता, और सही दिशा और सही फिक्र के साथ, सही सोच के साथ वो 5 टाइम्स 24 आवर्स में जी, वो आवाम के दरमियान आता है। और आप ये कह सकते हैं कि वो मस्जिद में ही हम जाते हैं, लेकिन ये 5 टाइम वो हैं कि हम कहीं पर भी इसके बाद में किसी भी मस्जिद में अगर होंगे तो वहाँ कॉमन आबादियाँ होती हैं, जी, हर आदमी हमसे मिल सकना उसका आसान है कि हम कोई बहुत देर तक अब ऐसी जगह छुप कर नहीं रह सकते, ना कॉन्स्टेंसी में, ना कहीं, कि हम नहीं मिल रहे हैं लोगों से, मना कर रहे हैं लोगों से, अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, हमें पब्लिक में आना ही है। जी, तो और जब पब्लिक में आएंगे तो उनके सवालों का जवाब भी देंगे, उनकी ज़रूरतों का हमें पता भी चलेगा। तो जो कर सकते हैं वो करेंगे भी, और जो जिसको नहीं कर सकने की सलाहियत होगी तो उसके लिए दुआ भी करेंगे या उसको सही रास्ता बताएंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी। तो आपको लगता है कि लोकसभा के अंदर जनता की आवाज़ उठाई जा रही है? जी, आपके द्वारा कोई ऐसा कदम जो रामपुर के लिए उठाया गया हो, या आपने रामपुर के लिए कोई ऐसी बात रखी हो लोकसभा के अंदर जिसकी आवाम को बहुत सख्त ज़रूरत हो? नहीं देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जी, मैंने सबसे पहले रामपुर की आवाम और जनता के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी जनता की तरफ से एक एम्स जैसा अस्पताल, उसकी टक्कर का अस्पताल या एम्स की डिमांड मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से की, जी, और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे भी की। कल भी हमने उनसे मुलाकात करके हमने उनको लेटर दिया, जी, और फिर लेटर और मज़ीद लिख रहे हैं कि जो हमने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत हमारे रामपुर ज़िले को एक बेहतरीन अच्छे अस्पताल की है, कि एक मेडिकल कॉलेज भी वहाँ रहे और एक अच्छा अस्पताल। जाहिर सी बात है, जब अस्पताल बड़ा होगा मेडिकल, तो उसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा ही। अच्छा, मैं अब रामपुर के हवाले से आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। आज़म खां साहब रामपुर से सांसद रहे हैं, तो आपके उनके साथ में किस तरह के तालमेल थे? इस वक्त आपके उनसे क्या संबंध हैं? और जिस वक्त आप एक इमाम थे उस वक्त आपके उनसे क्या संबंध थे? नहीं देखिए, मोहतरम आज़म खां साहब हमारी मस्जिद में जब वो MP थे तब भी नमाज के लिए आते थे। मेरी बराह रास्त मुलाकात तो उस ज़माने में नहीं हुई, लेकिन मेरी बात फ़ोन पर एक आध बार ज़रूर हुई। और उनके घर जब हम इमाम थे तब भी गए थे उनके लिए और उनके अहले खाना की दुआ करने के लिए। और जब इंतखाब हो गए उसके बाद भी हम अध्यक्ष जी के साथ उनके यहाँ गए, जी, और जाहिर सी बात है एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जी, और एक लंबे अरसे तक रामपुर की सियासत में उन्होंने अपना मुजाहरा किया है, अपनी शख्सियत का भी, जी, अपनी नज़रियात का भी और पार्टी का भी। तो इसलिए बहरहाल उनसे बहुत सी चीज़ें हमें देखने को सीखने को मिलती हैं। जी। समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं आया, जैसे पहले ताल्लुकात थे वैसे अब भी हैं, जी। और वो जो उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगी। आपकी सरकार या आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी 2012 से 2017 तक सत्ता में रही, और क्योंकि आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, तो आपकी पार्टी विपक्ष में रहते हुए बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर और भी कई तरह की बातें, तो आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? नहीं देखिए समाजवादी पार्टी इससे पहले भी हुकूमत में रही है। जी, जितनी यूपी की आवाम खुशहाल, जितनी एजुकेशन की तरक्की, जितनी बेरोज़गारी कम सतह पर थी,
मतलब लोगों को रोजगार मिल रहे थे, बेरोजगारी कम थी। ये सब समाजवादी के ज़माने में हुआ। अब मैं उसमें आपको चंद चीज़ें गिनाता हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी ने एक स्कीम शुरू की थी कि कोई भी बीमार किसी भी बस्ती में, गांव में हो तो फौरन ज़िला अस्पताल से एक एम्बुलेंस, एक कॉल पर, एक आम छोटा बड़ा किसी की कॉल पर भी सरकारी एम्बुलेंस उसको लेने पहुंचती थी। आज वो एम्बुलेंस कहाँ गई ये भी सरकार को पता नहीं हुआ। नंबर 2, 100 नंबर की कॉल थी, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के जरिए से, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनके जरिए से ये साफ हिदायत थी कि 100 नंबर कॉल फौरन इमीडिएटली एक्शन ले और पहुंचे और फिर लोगों में सुलह सफाई कराए जी। केस दर्ज ना हो बल्कि झगड़े का निपटारा हो। उससे लोगों को बहुत राहत मिलती थी। रिश्वत सतानी ना के बराबर थी। पुलिस का जोर और जुल्म और सितम जो इससे अवाम में बहुत खौफ और हिरास है इस वक्त जी। वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। उसकी रिपोर्ट सीएम साहब अखिलेश यादव जी खुद लेते थे 100 नंबर की, कि कितनी रिकॉर्ड कॉलें आई और सब उसका पूछते थे और क्या उनका निपटारा हुआ। तो ये दूसरा उनका अहम काम था। तीसरा काम शिक्षा के ऊपर था जी। जो जितनी अच्छी शिक्षा और परसेंटेज समाजवादी पार्टी के टाइम में स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक वो रहा कॉम्बिनेशन, अच्छा तालमेल, वो नहीं उसके बाद देखने को मिला योगी जी के। चौथा काम, जितने भी काम पर सड़कें, मेट्रो, हाईवे, जो स्टेट हाईवे हैं, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए, वही आज चल रहे हैं, वही आज तक वही अच्छी हालत में भी हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा काबिल जिक्र काम अभी तक नहीं किया जिससे सूबे के किसानों को कोई अच्छा रेट मिला हो। समाजवादी पार्टी में किसान भी खुश थे, गन्ने का उनको रेट अच्छा मिला, वक्त पर मिला, विद्यार्थी स्टूडेंट खुश थे, सड़कें बन रही थी, मेट्रो के भी जितने प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव जी ने मंजूर किए वही बस पूरे वो करा के शुरू करा कर गए, इनके दौर में खत्म हुए। वो समझिए नया कोई विजन, कोई नया नजरिया, कोई नया काम जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकी। जी सर, मेरी तरह और भी यूथ को ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार विपक्ष में हो वो सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा क्रिटिसाइज करती है कि सरकार में जो भी पार्टी होगी, वो आपकी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, हमेशा सरकार को दोष ही दिया जाता है कि इनकी सरकार में ये नहीं हुआ, हमारी सरकार में ये होता है, हमारी सरकार में वो होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जमहूरियत में अपोजिशन सही दिशा दिखाने का काम करती है और क्रिटिसिज्म जो है वो सरकार को इस पर इसलिए किया जाता है ताकि सरकार सही तरीके से जनता की सेवा कर सके। मगर इस वक्त यूपी की जो सरकार है उससे क्रिटिसिज्म से अपोजिशन के कोई फायदा, कोई सीख उससे वो नहीं लेते जी। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक बहुत ही कम किस्मती कहिए उसे जी। मैं बदकिस्मती नहीं बल्कि कम किस्मती कहूंगा जी। कि कम किस्मती कहिए कि उनसे भी फायदा नहीं उठाया जा रहा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी कोई ट्वीट करते हैं और कोई बहुत साफ सी गलती हो रही तो वो फिर पीछे उठा खत्म, बाद में वापस लेते हैं, इतना तो करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े काम है उन्हें करने चाहिए, उन्होंने वो नहीं किए। जी। सत्तारूढ़ पार्टी के ऐसे नेता जो आपको पसंद हो या जिसके वर्क से आप संतुष्ट हो कि हाँ मैंने इनसे मुलाकात की है और इस पूरी पार्टी में या पूरी सरकार में एक नेता ऐसा है या एक मंत्री ऐसा है जो काम करता है, जो आपको पसंद हो, कोई ऐसा है? भाई देखिए, हमने रोड के लिए माननीय नितिन गडकरी जी को एप्लीकेशन दी है जी। और जेपी नड्डा साहब को दी है जी। अपने ज़िले के लिए, एम्स के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए, सब कुछ इसमें लिखा है। और रेलवे मिनिस्ट्री से भी हमने जो है वो गुजारिश की है और एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी जो है हम बराबर राब्ते में हैं। अब जब ये कुछ काम करेंगे तभी तो हमें कुछ
हमारे पर्सनल मिलने से कोई माना नहीं रखता। जी पर्सनल तो हम एक इमाम विद सभी लोग एक इज्जत करते हैं और हम भी सबको एक नज़र से देखते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो काम करेगा उसके बारे में जब काम होगा तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी तक उस मेयार पर हमारे कोई अभी नहीं उतर पाया। अच्छा सर, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका काम होता है तो आप इसको अप्रिशिएट करेंगे? आप जनता के सामने कहेंगे कि जी भाई हमने सरकार से ये मांग की थी और सरकार ने हमारी मांग पूरी करी और हम इससे खुश हैं, या आप तभी भी क्रिटिसाइज करेंगे? क्योंकि विपक्ष ने, कोई भी विपक्ष हो, एक स्कीम सी बना ली है कि हम सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर सरकार आपके काम करती है, जैसे आपने जेपी नड्डा साहब का नाम लिया, नितिन गडकरी सर का नाम लिया, तो सर अगर आपका काम होगा तो आप अप्रिशिएट करेंगे इसको? नहीं, देखिए, काम होगा तो थैंक तो करना ही है जी कोई भी अगर आपके साथ काम करता है तो थैंक करना। फिर दूसरे के सबकी जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है, जी ये फ़र्ज़ है। ऑल ओवर किस तरह से होता है, क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर काम होता है तो काम को तो अप्रिशिएट कौन नहीं करेगा, सभी करते हैं। जी एक इंसानी नेचर है ये, अप्रिशिएट करना, थैंकफुल करना। जी 2027 के चुनाव आने वाले हैं और आप इस वक्त रामपुर के सांसद हैं, तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो 2027 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे से ही लड़ेगी? देखिए, पीडीए का फार्मूला माननीय अखिलेश यादव जी ने जी बनाया है, जो समाज के सब तबकों को, सब वर्गों को साथ लेकर चलना और उनकी हिस्सेदारी बराबर उनको देना, जी उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान करना, जो 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में बहुत कामयाब रहा है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हुए देश की सबसे बड़ी रियासत के मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा इंशाअल्लाह। सर, अभी एक बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, वक्फ बिल, तो आप लोग उसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार ये लोगों से कह रही है कि ये बहुत अच्छा बिल है या ये आपके हित के लिए लिया गया है, लेकिन विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी भी, और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं आप, जबकि सरकार उसको एक अच्छा बिल बता रही? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो भाजपा सरकार लाई है, ये शुरू दिन से ही जब लाया गया है उसी दिन से ही समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस, सारा अपोजिशन इसका अपोज कर रहा है। जी समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा मजबूत स्टैंड इसकी मुखालफत में है कि ये असंवैधानिक है। जो संविधान ने आर्टिकल 25 और 26 में वादा किया है उसका उल्लंघन है, उसका वायोलेशन है। और समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही इसके खिलाफ कहा था कि ये गरीबों की औकाफ की ज़मीनों को छीन कर कुछ अमीरों को देने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल से वक़्फ़ का भला होने वाला नहीं है। और ख़ास बात यह है कि ये बिल जो ड्राफ्ट किया जिस कमेटी ने, जी उस कमेटी को मजहबी की नॉलेज नहीं थी, इसलिए कि उसमें कोई मजहबी स्कॉलर ही नहीं था। मजहबी स्कॉलर छोड़िए, उसमें मात्र एक मुसलमान 10 लोगों में जी 11 लोग जो भी कमेटी में थे। मैंने पूछा का एक वक़्फ़ तो एक मजहबी एक बेटर है, जी ज़कात उसकी सुपरलेटिव डिग्री है और उसकी नीचे वाली डिग्री सदका और वक्फ होती है। जी वक्फ वो सदका होता है जो बाकी रहने वाला होता है, जी जिसे सदका जारिया कहते हैं, उसी को दूसरे अल्फाज में वक्फ कहते हैं। लेकिन सरकार ने बड़ी खूबसूरती से, नादानी कहिए या शुतुरमुर्ग की तरह जानबूझ करके इन सब चीज़ों को इग्नोर करके और एक ऐसा बिल पेश किया रातों रात, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लाम की जो रूह के, जो इस्लाम की रूह ज़कात है, रूह सदक़ात है, उसको कुचलने का काम सरकार ने किया है।
और संविधान की रूह को नुकसान पहुंचाया है। चूंकि पार्टी समाजवादी पार्टी ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने जेपीसी में मेरा नाम पेश किया समाजवादी की तरफ से, चूंकि मैं एक ऑलरेडी वक़्फ़ से जुड़ा हुआ था जी। ये रीज़न भी था, और उनकी ये ज़रा नवाजी कि उन्होंने उस सब्जेक्ट से मुझे ताल्लुक़ था, इसलिए मुझे उन्होंने चूज़ किया और जेपीसी में मुझे इस चीज़ को समझाने में मौका मिला कि भाई ये एक रिलीजियस मैटर है वक़्फ़, इसमें इस तरह से सरकार इसको बिल्डोज करके एक कानून लाए जिससे मस्जिदों की, मदरसों की, ईदगाहों की, खानकाहों की जो आज़ादियाँ हैं वो सब ख़त्म हो जाएं और सरकार उनके ऊपर सरकार तय करे, ये ठीक नहीं है। जी सर, अब मैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पर आना चाहूँगा। मेरा सवाल था कि अगर आप, सबसे पहले तो आप इमाम हैं, फिर उसके बाद में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, अगर आप ये ना होते तो आप क्या होते? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रीम ही ये था कि मैं एक रिलीजियस उस पर पहुँचूँ ताकि मैं लोगों को उनके मालिक के बारे में बता सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर पूरा मुतमईन और खुश हूँ कि मेरा ड्रीम अल्हम्दुलिल्लाह नदवतुल उलमा पढ़ने के बाद और वहाँ की अजीम शख्सियत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह और देश के बहुत बड़े बड़े उलमाओं से मिलने का, मुझे सीखने का मुझे मौका मिला, और इस खिदमत की बदौलत जो है मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने देशवासियों की आवाज़ उठाने का भी मौका दिया। रामपुर से सांसद हैं और पहली बार में ही आपको, क्योंकि आप एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा थे, आपको टिकट हुआ, आप वहाँ से सांसद बने, तो आप रामपुर की जनता के, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, तो आप उनके काम करा रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ कसर रह रही है बाकी? देखिए, रामपुर की अजीम आवाम ने पूरे ज़िले की जिस तरह से मुझ पर भरोसा किया, एतमाद किया, मैं उसका उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और बस कभी कभार दिल महसूस कर रह जाता है कि ना तो स्टेट में हमारी सरकार है और ना सेंटर के में हमारी पार्टी की सरकार है। उसकी वजह से बहुत सी जो चीज़ें करने की हैं, इमीडिएटली जो लोग दरख्वास्तें लेकर आते हैं अपने कामों की, हम मजबूरी में उनको नहीं कर पा रहे। ये बड़ा हमें वो है, लेकिन रामपुर की जनता को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि रब करीम के एहसान से हमने एक साल में गुज़िश्ता जितने मुद्दे उनके पार्लियामेंट में रखे हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एम्स की डिमांड का हो, चाहे वो हाईवे का हो, चाहे वो शाहबाद, तहसील शाहबाद, सैदनगर ब्लॉक, सुआर, ये वो पट्टी है कि जो जिससे कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आज भी उसी तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे पार्टीशन से पहले लोग गुजारते थे। उनके मुद्दों को भी हमने पार्लियामेंट में रखा है। सरकार ना होने की बिना पर बहुत से काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें बड़ी ये एहसास होता है कि अपनी आवाम की हम उस तरह से खिदमत अभी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार ना होने की वजह से, जो हमें करना चाहिए थी। जी, अक्सर पार्लियामेंट की वीडियो आती रहती है। पार्लियामेंट के अंदर जिस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष जिस टाइम होता है, तो आर्ग्यूमेंट जब होते हैं तो बड़ी ख़तरनाक लेवल पर मतलब बहस होती है। ऐसा लगता है कि बहुत आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, या बहुत हाई लेवल पर चीज़ें पहुंच जाती हैं। लेकिन उसके बाहर जब हम देखते हैं, ये ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि मेरी पूरी ऑडियंस का ही सवाल है, तो चीज़ें कुछ और मिलती है। वो सरकार का कोई नेता रहा हो, विपक्ष का कोई नेता रहा हो, गले में हाथ डाल कर आ रहे हैं और एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, तो ये क्या है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पब्लिक को भी उसी तरह से देखना चाहिए कि जिस तरह से एक पार्लियामेंट के सिस्टम में वो देखते हैं। कोई आदमी भी अपने मुद्दों से, अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटता। अपनी पार्टी लाइन होती है, अपनी पार्टी लाइन के जो जाहिर है उन पर मेहनत करके आता है आदमी, उनको सही जानता है, वो क्यों अपने उससे हटेगा, अपने जो मकसद है, उसका जो एम्स है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसको वो सही समझता है।
अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो उससे वो पीछे क्यों हटेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये बहस और मुबाहिसा पार्लियामेंट में ख़त्म हो जाता है तो चूंकि अपना पर्सनल किसी से कोई झगड़ा नहीं होता और पर्सनल ज़ात के लिए नहीं होता, तो फिर वो वहाँ फिर सब एक जैसे होते हैं, सबके एक दूसरे से, वो तो एक जिस तरह से क्लास में एक दूसरे को अच्छा पेश करने की एक जज्बा होता है तनाफुस का, वो होता है, लेकिन वो उसको दिल में नहीं एक अच्छी पार्लियामेंट दिल में नहीं रखते। वो सिर्फ उस वक्त तक के लिए होता है कि हम उनको कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं जी। अब अगर उनसे किसी से भी उस पर बुग़्ज़ रखा जाए दिल में, या नफरत रखी जाए, या उस पर नाराज़गी शुरू की जाए, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। तो ये हमारे देश की और जमहूरियत की एक खूबसूरती है कि मुद्दों पर है नाराज़गी, सहमति या असहमति होती है, लेकिन किसी की पर्सनल शख्सियत से नहीं होती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे वक्त देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप नौजवानों को एक मैसेज दें, और मैं अपने हर गेस्ट से बोलता हूँ, क्योंकि आप एक बड़े मकाम पर हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो लोग आपको देखते हैं कि भाई ये भी राजनीति में है तो हमें भी आना है। तो आप एक मैसेज दें लोगों को कि उनको किस तरह से राजनीति को समझना चाहिए या देखना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल के ज़रिए से देश के, समाज के उन तमाम युवाओं से जिनके अंदर समाज की खिदमत करने का जज्बा है, उनको ये पैगाम देता हूँ कि वो वसाइल हों या ना हो, जो भी वो समाज की, देशवासियों की खिदमत कर सकते हों, वो ज़रूर करें, अपनी सलाहियतों को निखारें। इसलिए कि इकबाल मरहूम ने एक शेर में कहा है कि जिस दिल में सदाकत पर मरने की तड़प, पहले अपने पे करे खाकी में जा पैदा करे। कि सदाकत और सच्चाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की हमदर्दी के लिए नौजवानों को सियासत में आना चाहिए, लोगों की खिदमत की नीयत से, अच्छी श्रद्धा से, अच्छी नीयत और खुलूस से। और बेहतर होगा कि नौजवान जब वो खिदमत करेंगे तो मालिक उनके लिए रास्ते कुशादा करेगा, खोलेगा, और वो आगे और मज़ीद बड़े पदों पर, ओहदों पर पहुंचकर देश की और समाज की सेवा खिदमत कर सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।